गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशीष कुमार शुक्ला आज आपका फिर से सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, जिस किसी ने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है, जिससे कि आपके पास नए से नए वीडियो पहले आएँ। ओके, आज हम क्लास 10th के बच्चों आप सभी को हिंदी क्षितिज के अंतर्गत काव्यखंड पढ़ाएंगे और उस काव्यखंड के अंतर्गत कन्यादान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कन्यादान, कन्यादान शायद आप लोग जानते होंगे क्या होता है। सबसे बड़ा दान यानी महादान कन्यादान। इसके लेखक का नाम है ऋतुराज, यानी इसके कवि हैं ऋतुराज। ठीक है, सबसे पहले ऋतुराज जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब वे सेवानिवृत्त लेकर जयपुर में रहते हैं। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। इसलिए उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। यानी ऋतुराज जी ने सामाजिक जो बुराइयां हैं उन्होंने अपनी इस कविता कन्यादान के अंतर्गत सारी व्यक्त करी हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले इस कविता को शुरू करने से पहले इसके कठिन शब्दों को जान लेते हैं। प्रामाणिक, प्रामाणिक का मतलब हो गया प्रमाणों से सिद्ध। सयानी, बड़ी। आभास, एहसास। बाँचना, पढ़ना। लयबद्ध, सुरताल। रीझना, मन ही मन प्रसन्न होना। आभूषण, गहना। शाब्दिक, शब्दों का भ्रम, धोखा। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सारे दानों में सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। ठीक है, सबसे बड़ा दान। तो सबसे पहले मैं आपको इस कविता का भावार्थ बता देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इस कविता में माँ ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। कब की पीड़ा? जब वो अपनी बेटी को विदा करती है। उस समय उसे ऐसा लगता है जैसे उसके जीवन की जो पूंजी है वो चली जा रही है। अमूल्य पूंजी जिसका कोई मूल्य ही नहीं, जिस बेटी को उसने इतने लाड़ प्यार से पाला, आज के दिन वो उसको ससुराल के लिए रवाना करती है। लेकिन साथ ही साथ रवाना करते हुए वो कई बातों को अपनी बेटी को समझाती है कि बेटी, तुम्हारा जो शील तत्व है उसको बनाए रखना, अपनी सुंदरता पर मत रीझना, सामना बुराई का करना लेकिन समझदारी से। बात समझे? विवाह के बाद वह केवल सुखी जीवन की कल्पना कर सकती है, किंतु जिसने कभी दुख देखा ही नहीं वह भला दुख का सामना कैसे करेगी। मतलब उस छोटी सी बच्ची ने जिसका विवाह हो रहा है, अब जब वो सयानी हो गई है तब अभी बाहरी सामाजिक दुनिया को उसने अच्छी तरह से नहीं जान पाया। उसके सामने मात्र एक धुंधला सा पर्दा है जिससे वो सोचती है कि वाह मेरी शादी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो दहेज प्रथा है, उसको वो नहीं जानती। वो तो केवल इतना जानती, मेरे घर में उत्सव हो रहा है, मेरी शादी का उत्सव हो रहा है, हर जगह सजावट हो रही है। किसके लिए? मेरी शादी के लिए। लेकिन जो दूसरा पक्ष समाज का है वो गंदा पक्ष है, जिसमें व्यक्ति बहु बेटियों को जानता ही नहीं। अरे वो भी बेटियां हैं किसी की, वो भी किसी का अंग हैं,
क्या उनको तकलीफ नहीं होती? आप उनके ऊपर पीड़ाएं पर पीड़ाएं दिए जाते हो, उनको होती है। माँ भी समझाती है अपनी बेटी को, बेटी शील तत्व बनाए रखना, अपने रूप पर कभी रीझना मत। ये नहीं कि तुम रूपवान यदि हो तो तुम मुझसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, तुम ऐसा व्यवहार ससुराल में करो, नहीं। तुम अपना शील तत्व बनाओ, अपना व्यवहार अच्छा रखो सभी के साथ, ताकि जब तुम सम्मान करोगे तब तुमको भी सम्मान मिलेगा। माँ ने एक बात और बच्ची को समझाई कि नाजुक बनी रहना, लेकिन इस नाजुकता को अपने ऊपर हावी मत होने देना। बुराई को तब तक सहना जब तक उसकी सीमा समाप्त ना हो जाए, लेकिन अगर सीमा समाप्त होने लगे तो उसका सामना एक सिंघनी की भांति डटकर करना। माँ ने इस कविता में, ऋतुराज जी ने इस कविता में माँ के द्वारा वर्णन करवाया है कि वो कन्या को समझाती है कि बेटी, आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलाने के लिए नहीं। बात समझ में आई बेटा? हम लोग इस कविता के माध्यम से माँ की उन सीखों को पढ़ेंगे कि माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि प्रतिबिंब देखकर अपने रूप सौंदर्य पर मत रीझना। यह स्थायी नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं है, एक दिन तो रूप यौवन चला जाएगा। माँ दूसरी सीख देते हुए कहती कि आग का उपयोग खाना बनाने के लिए होता है, इसका उपयोग जलने जलाने के लिए मत करना। यह सीख उन मानसिकता वाले लोगों पर कटाक्ष है जो दहेज के लालच में अपनी दुल्हन को जला देते हैं। तीसरी सीख देते हुए माँ कहती है कि वस्त्र आभूषणों को ज्यादा महत्व मत देना, ये स्त्री जीवन के बंधन हैं, ये नहीं कि आभूषणों के प्रति तुम रीझ गई, ये कभी मत करना। इनसे ज्यादा लगाव अच्छा नहीं। माँ कहती लड़की होना कोई बुराई नहीं, परंतु लड़की जैसी कमजोर असहाय मत दिखना। जरूरत पड़ने पर कोमलता, लज्जा आदि को परे हटाकर अत्याचार के प्रति आवाज उठाना। बच्चों, ये बात समझ में आई? आपको क्या कहते हैं, क्या नाम आपका? सुहानी, आपको समझ में आया? हाँ, मिस्टर अभिषेक और अभय, समझ में आया ना? प्रश्न भी किए जाएंगे, समझ में आई? बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम लोग आते हैं ऋतुराज जी की जो कविता है उसके ऊपर। ऋतुराज जी का कन्यादान देखें, ऋतुराज जी ने कैसी व्याख्या करी है इसमें। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी। इस कविता में उस दृश्य का वर्णन है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। बेटियां ब्याह के बाद पराई हो जाती हैं। कहा गया है ना, बेटियों के दो घर होते हैं, एक माता पिता का और एक ससुराल का। जिस बेटी को कोई भी माता पिता बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ी करते हैं, वह शादी के बाद दूसरे घर की सदस्य हो जाती है। यानी आपने एक चीज तैयार करी, आपने पौधा लगाया, लेकिन फल आपके लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। इसके बाद बेटी अपने माँ बाप के लिए एक मेहमान बन जाती है। इसलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस संतान को किसी माँ ने इतने जतन से पाल पोस कर बड़ा किया, उसे किसी अन्य को सौंप देने में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। जैसे आपकी कोई गुड़िया है या कोई खिलौना है, आपको अत्यंत प्रिय है, लेकिन वो दूसरा अगर ले जाता है तो आपको दुख होता है ना? बिल्कुल उसी तरह माँ बाप से पूछिए ना, कैसा लगता है उनको। बच्चे को पालने में माँ को कहीं अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे दान करते वक्त लगता है कि वह अपनी आखिरी जमा पूंजी किसी और को सौंप रही। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का मैंने आपको बताया था, क्या होता है सयानी का मतलब, यानी बड़ा होना, ठीक है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था।
पाठिका थी बहुत धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों। यानी अभी वो तो सयानी नहीं हो पाई थी पूरी तरह, मतलब ये है कि अभी तो वो कई तकलीफों दुनियादारी को जानती नहीं थी। वह इतनी भोली थी कि खुशियां मनाने तो उसे आता था, लेकिन यह नहीं पता था कि दुख का सामना कैसे किया जाए। उसके लिए बाहरी दुनिया किसी धुंधली तस्वीर की तरह थी, जैसे ट्रांसलूसेंट पेपर होता है। ट्रांसलूसेंट पेपर की दूसरी तरफ आपको मात्र धुंधला सा दिखाई देता है। बिल्कुल उसी भांति उस लड़की ने अभी दुनियादारी नहीं देखी। वो तो बस मगन है, क्यों, उसकी शादी हो रही है, उसी खुशी में है। वो जानती ही नहीं कि दुनियादारी होती क्या है। उसके लिए बाहरी दुनिया किसी धुंधली तस्वीर की तरह या फिर किसी गीत के टुकड़े की तरह थी। ऐसा अक्सर होता है कि जब तक कोई अपने माता पिता के घर को छोड़कर कहीं और नहीं रहना शुरू कर देता, तब तक उसका समुचित विकास नहीं हो पाता, यानी पूर्ण डेवलपमेंट नहीं है। बच्चा क्या होता है, बच्चा जब तक रहता है क्या, घर जाएंगे खाना मिल जाएगा, कपड़े फट जाएंगे कपड़े ला दिए जाएंगे। उसे अभी ये नहीं पता कि वो तो स्कूल में पढ़ने आता है, माँ बाप कितना परिश्रम करते हैं उसके लिए। कभी अपने माँ बाप को सोते समय देखना, हाँ, उनके माथे पर तुम्हारे लिए रेखाएं होंगी, तुम्हारे लिए चिंता की रेखाएं होंगी कि हमारे बच्चे को और कुछ क्या मैं दे दूं जिससे ये सुखी हो जाए। अपना जीवन तो उन्होंने जी लिया, इसलिए बच्चों, माँ बाप का हम लोगों के ऊपर बहुत एहसान है। कई बच्चे तो कभी कभार ये भूल में कह जाते हैं, तुमने किया ही क्या हमारे लिए। ये उनकी नासमझी है। वो तो ऐसा लगता है, कहते हैं कि हमने तो जीवन जी लिया, अब तो जीवन बच्चों के लिए। बात समझे? तो लड़की को जब विदा करती है माँ, तो बहुत असह्य पीड़ा होती है, बहुत ज़्यादा पीड़ा। क्या लड़कियों का शरीर नहीं? क्या लड़कियों की इच्छाएं नहीं? क्या लड़कियां केवल नौकरानी बनकर रह जाएंगी? नहीं, आज के युग में नहीं। आज के युग में वो पुरुषों से भी आगे हैं। आज के युग में वो अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं। शादी क्या है? शादी तो अब एक परंपरा मात्र रह गई। हाँ, लेकिन मैं घमंड करता हूं आज की युवा पीढ़ी पर कि वो इस डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा के खिलाफ जा रहा है। बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी हम लोग देखते हैं तो कई समाज में ऐसे युवा वर्ग भी हैं, कुछ अपना कुछ नहीं करेंगे, बीवी कमा के ले आए वो खाएंगे। बात समझे? चलिए ऋतुराज जी की कविता को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंचते हैं कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ जब अपनी बच्ची को विदा करती है तो कान में कहती है, नसीहतें देती है। माँ कहती है, कभी भी अपनी सुंदरता पर इतना इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि असली सुंदरता तो मन की होती है। फिजिकल चार्म इज नॉट परमानेंट, फिजिकल चार्म इज टेम्परेरी, बट द स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो. If you want, please, you will read the true beauty. बात समझे? The true beauty इस पोएम में भी कहा गया है। Physical charm is temporary, but the spiritual charm is permanent. किसी की सुंदरता पे नहीं जाना चाहिए। शादी से पहले कह देता है व्यक्ति, लड़की को देखेंगे। अरे क्या देखोगे? वो भी तुम्हारी तरह मन रखती है, वो भी तुम्हारी तरह चेहरा रखती है। हाँ,
जाते हो बस देखते हो फिर मना कर देते हो। हाँ, मुझे नहीं पसंद है, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। क्यों? अगर वो लड़की तुम्हारे लिए सीधे कह दे लड़कों के लिए मुझे ये नहीं पसंद है, तो तुमको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। समाज में ऐसी ही बुराइयां व्याप्त हैं। वो भी एक मन रखती है, वो भी अपनी अभिलाषाएं रखती हैं, तो हम कौन होते हैं ठेकेदार जो उनकी अभिलाषाओं को कुचल करके उनको चार दीवारी के अंदर बंद कर देते हैं? गलत है। तो बच्चों आगे बढ़ता हूं, बताता हूं कि वह कहती है कि आग का काम तो चूल्हा जलाकर घरों को जोड़ने का है, ना कि अपने आप को और अन्य लोगों को दुख में जलाने का। मां कहती है कि अच्छे वस्त्र और महंगे आभूषण बंधन की तरह होते हैं, इसलिए उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आखिरी में मां कहने लगती है अपनी लड़की से कि लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसके मतलब, इसका कई मतलब हो सकते हैं। एक मतलब है कि माँ उसे अब एक जिम्मेदार औरत की भूमिका में देखना चाहती है और चाहती है कि वह अपना लड़कपन छोड़ दे। दूसरा मतलब हो सकता है कि उसे हर संभव यह कोशिश करनी होगी कि लोगों की बुरी नज़र से बचे। हमारे समाज में लड़कियों की कमज़ोर स्थिति के कारण उन पर कई अत्याचार किए जाते हैं। बात समझे? मां कहती है कि बेटी तुम लड़की हो तो लड़की ऐसी बनी रहना, लेकिन मुसीबत पड़ने पर अपनी कमजोरी को अपनी कमजोरी मत बनने देना, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो, तुम भी समाज का एक अंग हो, तुम्हें भी जीने का अधिकार है। यदि समाज तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे तुम उसका डटकर सामना करना, उस समय कमजोर मत बनना। बात समझ में आई बच्चों? इसलिए हमें स्त्री वर्ग का सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे समाज का एक अंग है। वो अपना घरबार छोड़ करके हमारे घर को अच्छा बनाने आती है। ऋतुराज जी हमें इस कविता के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि कोई भी स्त्री अपना घरबार छोड़कर जब भी तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारे घर को बनाने के लिए आती है। पैसा क्या है? पैसा तो हाथ का मैल है, आप कमा सकते हो। दहेज में क्या रखा है? कुछ नहीं। इतना बड़ा दहेज माँ बाप आपको देते हैं। माँ बाप जिसको सेया, जिसको पाला, उस कन्या को दान में दे देते हैं। तो वही तभी कहा गया है सबसे बड़ा था कन्यादान। ओके, समझ में आ गया होगा बच्चों। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।